आजकल लोकप्रियता का पैमाना सोशल मीडिया के फॉलोअर से नापा जाता है और सियासत में जीत के अंतर से। आज चलते चलते में जो हमारे मेहमान हैं वो जीत की वजह से रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज है। साल 2022 के चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीते लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। नाम है सुनील कुमार शर्मा जी। ये जनरेशन में जी हो, अल्फ़ा हो, मिलेनियल हो या फिर बूमर, सबके चहेते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कौन सा ऐसा जादू किया है गाजियाबाद की जनता पे, साहिबाबाद की जनता पे कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं? गाजियाबाद की जनता जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, इन पर बहुत भरोसा करती है। और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। वार्ड अध्यक्ष से काम किया है, तो वार्ड अध्यक्ष भी रहा, जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में भी कुछ जनपदों में प्रभारी रहा। तो लंबे समय काम करने के कारण कार्यकर्ता थोड़ा सा स्नेह रखते हैं। और क्षेत्र हमारा गाजियाबाद है, तो बस यही कह सकता हूँ कि नेतृत्व के प्रति जनता की आस्था और थोड़ा बहुत प्रयास अपना और कार्यकर्ताओं का। संघ से लेकर संगठन तक आप काम कर चुके हैं। चुनावी राजनीति में आने में बहुत समय लग गया। साल 2007 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा जी। ये कैसे तय हुआ कि नहीं अब चुनावी राजनीति में आना है? पार्टी की तरफ से मैसेज था या फिर आपने बोला पार्टी से? एक्चुअली मैं तो बजरंग दल का कार्यकर्ता था। राम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंग दल के नाते ही संघर्ष में रहे, जेल में रहे सहारनपुर, उसके बाद कार सेवा में भी सम्मिलित रहे। तो तभी तत्कालीन स्थानीय संघ के अधिकारियों ने, पार्टी के अधिकारियों ने तय किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। भाजपा में आए तो वहाँ छोटे स्तर से काम शुरू किया। फिर युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, भाजपा का विभिन्न पदों पर रहते, फिर महानगर अध्यक्ष बना। काम करते रहे। तो मैंने नहीं सोचा था कभी कि हमको विधानसभा लड़नी है। अचानक हुआ क्या कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से चुनाव हार गई विधानसभा का। फिर उसके बाद 2004 में लोकसभा भी हार गई, लोकसभा के चुनाव हार गई। फिर उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें बुरी तरह हमारी पार्टी चुनाव हार गई। 3 बार जब लगातार हार गए, तो उसके बाद 2007 में इलेक्शन हुआ, तो गाजियाबाद से तो उस वक्त नेतृत्व में माननीय कल्याण सिंह जी थे, माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी थे, संगठन मंत्री माननीय नागेंद्र जी थे, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी प्रदेश महामंत्री थे, माननीय कलराज जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी भी यूपी, माननीय राजनाथ सिंह जी। यह लीडरशिप थी यूपी की। तो सबने तय किया कि भाई ये बात ठीक है कि मैंने इच्छा व्यक्त की कि मैं लड़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो पराजय हुई थी वो कहीं बहुत खल रही थी। तो पार्टी ने मुझको टिकट दिया। मैं 2007 में पहली बार चुनाव में आया। उससे पहले चुनाव लड़ाए थे, तो लड़े, बहुत बड़ा क्षेत्र था, विषम परिस्थितियों का भी क्षेत्र था, लेकिन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से उस चुनाव को आपने जीता। मैं जीत पाया। और मैं ही जीत पाया गाजियाबाद जनपद में, गौतम बुद्ध नगर में, बागपत में, हापुड़, जो आजकल ये 4-5 जिले हैं, इनमें पार्टी का केवल मैं एकमात्र व्यक्ति था जो जीत पाया। और उत्तर प्रदेश में 51 सीट हमारी आई। बीजेपी की जब भी बात होती है ना, तो इसमें फेवरेट डिसाइड होते हैं कि फलाने अमित शाह के बहुत करीबी हैं, फलाने योगी जी के करीबी हैं, फलाने पीएम मोदी के करीबी हैं। जब सुनील कुमार शर्मा का नाम आता है तो कहा जाता है कि ये सबके करीबी हैं। ऐसा कौन सा? दरअसल मैं तो पार्टी का करीबी हूँ और ये सब पार्टी के नेता, पार्टी चलाने वाले लोग हैं। तो कार्यकर्ता का, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ मंडल अध्यक्ष को भी अवसर मिल जाता है। यहाँ बहुत किसी कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिल जाता है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनने का अवसर मिल जाता है। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वंशवादी पार्टी तो है नहीं कि यहाँ उस परिवार का व्यक्ति को ही स्थान मिलेगा।
तो मुझको लगता है कि मुझको तो मैं तो सामान्य हूँ, आज भी मिडिल क्लास हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास हूँ। और मेरे परिवार में भी कभी किसी ने कोई राजनीतिक नहीं रहा। मेरे पिताजी तो शिक्षक थे और संघ के कार्यकर्ता थे। वो बनवासी कल्याण आश्रम में रिटायर होने, प्रिंसिपल से रिटायर होने के बाद बनवासी कल्याण आश्रम के कार्य से नागालैंड में लंबे समय रहे और स्वास्थ्य होने के कारण वापस आए थे। तो मेरा तो कभी कोई ऐसा वो रहा नहीं कि भाई किसी का विशेष रहा हो। मुझे तो यही लगता कि कार्यकर्ता के नाते ही मुझे पार्टी का, मैं सभी का जो है आशीर्वाद मिला, सबकी शुभकामनाएं पहली मिली। बार चुनाव भी लड़े तो ऐसी सीट से, ऐसी लहर में आप चुनाव जीते जब बसपा की लहर थी, और जी बीजेपी से आप टिकट लिए और चुनाव जीत गए। जी जी। तो ये वही उसी समय से आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो सेट हो गया था। हाँ, मैं एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। उसके बाद 2008 में परिसीमन हुआ, जी साहिबाबाद सीट बनी, साहिबाबाद से आपको टिकट दिया गया जी और आप चुनाव हार जाते हैं। जी जी चुनाव आप ही नहीं हारते हैं, गाजियाबाद से भी जो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वो भी चुनाव हार जाते जी हैं। जी। उस समय क्या हुआ था? परिसीमन को नहीं समझ पाए थे आप लोग, या फिर परिस्थितियां क्या थी? नहीं, उस समय भी मुझको 1 लाख वोट मिला था। साहिबाबाद विधानसभा आंशिक रूप से मेरी पुरानी विधानसभा थी और कुछ हाँ। आंशिक रूप से दूसरी विधानसभा दूसरी जुड़ी थी। विधानसभा थी, इसीलिए और आपको टिकट भी दिया गया था। मुझको वहाँ दिया गया। हम्म। तो उस वक्त जो वहाँ अधिकारी थे बसपा के, उन लोगों ने बहुत बड़ी मतदाता सूची में एक धांधली की। हमारे वोट काट दिए गए और लगभग 80,000 वोट बाद में ऐसे थे जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट पाए गए थे और हमने चिन्हित करके इलेक्शन कमीशन को दिया था। बाद में वो हटे भी। और कुछ अन्य कारण ऐसे रहे कि हमारे यहाँ एक नगर पालिका परिषद थी खोड़ा, वहाँ एक झूठ भ्रम फैलाया गया कि बसपा सरकार के द्वारा 300 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। अब वो पैकेज कुछ नहीं दिया, बल्कि जो विकास के काम हमने किए थे उनको भी जेसीबी लगा करके खोद के छोटे छोटे पाइप डाल दिए गए, तो लोगों को लगा कि विकास होगा। और उस कारण से वहाँ 67,000 वोट पड़े, जिसमें से 47,000 वोट बसपा के खाते में चले गए और वही हमारी हार का कारण बना था। जब पहली बार आप वहाँ से चुनाव हार गए तो उसके बाद आपको लगा था कि कमबैक हो पाएगा और इतना तगड़ा कमबैक होगा? साल 2017 में जो नतीजे रहे, आप रिकॉर्ड वोटों से तब भी जीते थे। ये तो था कि कमबैक होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। और उसके बाद वाला, क्योंकि चुनाव हारने के बाद मैं नेक्स्ट डे कार्यकर्ताओं के पास मीटिंग में था, अगले दिन, और उस अगले दिन से लेकर के 5 साल मैं कभी घर नहीं बैठा। आदत भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि संगठन का काम किया बचपन से ही, तो इसलिए घर बैठने का स्वभाव नहीं है। अगले दिन से ही मैं क्षेत्र में रहा और मैंने लगातार काम किया। मैंने 27 दिन अपनी विधानसभा में पदयात्रा की। चुनाव हारने के बाद मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे और माननीय मोदी जी के द्वारा जो विकास के कार्य किए गए थे उसको मैंने दिया था मोदी विकास यात्रा का नाम। और 1 लाख फोल्डर, यहाँ पे बैठ के बात कर लेते थे, 1 लाख फोल्डर छपवा करके हमने घर घर जा करके बांटे थे। तो उसका बहुत अच्छा, बैठना क्या, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और संपर्क रहा। फिर मैं व्यक्तिगत 25,000 लोगों के साथ बैठ के मैंने चाय पिया। तो 2017 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण परिस्थितियां बहुत अनुकूल थी, लेकिन अगर ना भी होती तो मैं ये दावा तो कर सकता हूं कि आप चुनाव जीत जाते। चुनाव 100% जीतते। लेकिन मोदी जी की लहर थी, उनके नाम की लहर थी, इसलिए मैं 1,51,000 वोट से चुनाव जीता। और 2022 में तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बन गए। आप चुनाव की बात हो रही है, 2027 में फिर से चुनाव है, लेकिन यूपी में इस बार चुनौतियां अलग दिख रही हैं। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर आंदोलन का आप हिस्सा रहे, और तभी अचानक से एक मामला आता है दान चोरी का, इस पे SIT बैठी हुई है। आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल कोई असर होगा? और व्यक्तिगत तौर पे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप उस आंदोलन का हिस्सा रहे, आपके लिए कितनी बड़ी खबर थी, कितना आपको परेशान किया इस खबर ने? देखिएगा, ये
कर्मचारियों के द्वारा या एक दो व्यक्तियों के द्वारा ट्रस्ट के साथ, हिंदू समाज के साथ विश्वासघात किया, बिल्कुल भरोसे को तोड़ा कि इस प्रकार उम्मीद नहीं की जाती थी। लेकिन इसमें ट्रस्ट के अधिकारी पदाधिकारी जो हैं वो बिल्कुल माता सीता की तरह पवित्र है। और चोरी तो हमारे आपके घर में भी कोई कर्मचारी कर सकता, बिल्कुल। ऐसी इस घटना को लेना चाहिए। आप आहत हुए थे कि नहीं सुन के? कुछ लोग जो राम विरोधी लोग हैं वो घड़ियाली आंसू बहारे, जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों का खून बहाया, सरयू के जल को लाल कर दिया खून से, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां फड़वाई, जिन्होंने सदैव राम मंदिर का विरोध किया, वकील खड़े किए, आज वो राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आज तक दर्शन करने नहीं गए। अब ऐसे जो लोग अखंडी किस्म के लोग हैं, जो कालनेमी हैं, उनका बजरंगबली इंतजाम करेंगे। चलते चलते बात करते हैं। अच्छा, ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये नैरेटिव सेट हो गया, नहीं होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका कुछ नहीं वो होने कुछ वाला। नहीं होगा। प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि ये लोग जो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं वो सबके सब राम विरोधी हैं। अच्छा, एक और खबर आ रही है कि सपा इस बार एक अलग गेम करने के चक्कर में दलित वोटरों को साधने के लिए वो इस बार सामान्य सीटों पे भी दलित प्रत्याशी उतारना चाह रही है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। लोकसभा चुनाव में उन्होंने दलितों को भ्रमित किया कि साहब बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। उनका ये झूठ उजागर हुआ, जिसका नतीजा है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए उसके बाद सब भाजपा जीती, जितने भी विधानसभाओं में चुनाव हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीती। तो इसलिए वो अगर सोचते हों कि दलित उनके बहकावे में आ जाएगा, तो दलित जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस प्रकार दलितों का उत्पीड़न किया। और आज भी जहाँ इनका बाहुल्य है, इनका दबदबा है सफाइयों का, वहाँ दलित किस स्थिति में है वो किसी भ्रम में आने वाला नहीं है। सब लोग समझ चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान यदि आज़ादी के बाद किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। अच्छा, तो दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ था और रहेगा। पश्चिमी यूपी जो ना किसान आंदोलन की सियासत का केंद्र रहा है जी, वहाँ पे किसानों की बात कर ले, आंदोलन होते रहे, युवा बेरोजगार के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते। अब विपक्ष इसको लेकर नैरेटिव सेट कर रहा है कि जो ये सरकार है वो किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, और साल 2027 में चुनाव भी है। जी, अब विपक्ष के पास अपना तो कोई एजेंडा है नहीं, इसलिए उसे कुछ तो करना ही है। किसान विरोधी विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी नहीं। हमारी सरकार किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। किसानों का 86 लाख किसानों का ऋण माफ हमारी सरकार ने किया। जो ट्यूबवेल्स हैं कृषि के, उनका बिल माफ किया। और किसानों को भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी सरकारें सहयोग करती है। तो हमारी सरकार किसान हितैषी और युवा हितैषी है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बहुत बौखलाया हुआ है। आज मोदी जी की और योगी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ये सब लोग परेशान, इसलिए भिन्न तरह तरह के षड्यंत्र और प्रपंच रचने का काम विपक्ष कर रहा है। आप आईटी मिनिस्टर हैं, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, बनारस, ऐसे तमाम शहर हैं, उनको आईटी हब बनाने के लिए आपकी सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपके मंत्रालय की तरफ से क्या? हमारी सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट के लिए संकल्पबद्ध है। जो मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है, उसके लिए योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ा भागीदार होगा। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर की इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश, उसके लिए हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग में भी हमने अब आमूल चूल तरक्की की है। अभी तक स्टार्टअप को यूपीएलसी केवल देखा करती थी। अब इसके लिए एक अलग से एडवाइजरी कमेटी होगी, अलग डायरेक्टरेट होगी, जिसमें एडवाइजर्स भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, और वो मिलकर के स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम करेंगे। जितना जितना स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, नए इनोवेशन होंगे और उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।
यूपी के वो कौन से शहर हैं जो आप लोगों ने चिन्हित किए होंगे या जिसमें संभावनाएं ज़्यादा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से? देखिएगा, हमारी योजना तो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी जाने की है। अभी हमने यू हब हम बनाने का प्रस्ताव पास किया है, जो हम एक लखनऊ में बनाने जा रहे हैं और एक ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, बिल्कुल। जब आईटी और स्टार्टअप की बात होती है तो सीधे सीधे इसको रोजगार से जोड़ा जाता है। जी। आपने 2 सालों से मंत्रालय संभाला हुआ है। जी। इस क्षेत्र में युवाओं को कितना रोजगार मिला है? अब यूपी के युवाओं को खास देखिएगा, तौर पे। हमारे क्षेत्र में जो रोजगार है वो निजी क्षेत्र में लोगों को मिलता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना हमारे को मिला है या कितना नौजवान को मिला है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। इसका 60% है, 65%। 65 थोड़ा बहुत 65% है। अब जब मोबाइल बनेंगे तो मोबाइल तो सब श्रमिकों से के द्वारा काम किया जाएगा। कितने लार्ज स्केल पर उसमें लोगों को रोजगार मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है वो 55% वो 55% आज उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो इससे सब रोजगार मिलता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं वे आज उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिशमेंट कर रही हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट आई है नोएडा में। अब माइक्रोसॉफ्ट आने का मतलब समझ रहे आप, कितने हजार बच्चों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमने एक वातावरण दिया है, हमने एक व्यवस्था दी है और कंपनियों को संरक्षण दिया है, उनको इंसेंटिव भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज की स्थिति ये है कि मेरे विभाग में इंसेंटिव की कोई पेंडेंसी नहीं है। जितने लोगों ने हमसे, जितनी कम निवेशक ने हमसे एलओसी लिया और उन्होंने अपना काम पूरा करके अप्लाई किया और औपचारिकताएं पूरी कर दी, हमने सबको दिया। पिछले वर्ष में, तो पिछला वर्ष बीता है, उसमें हमारा जो इंसेंटिव का बजट था वो 400 करोड़ का था और हमने 408 करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स को दिया। उसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। आईटी सेक्टर टोटल प्राइवेट सेक्टर में। जब आईटी की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है, तो आने वाला समय एआई का, आने वाला समय क्या वो समय आ चुका है जब एआई की बात होती है? अब एआई का युग है। हाँ, सेमीकंडक्टर की बात होती है। इसके निर्माण के लिए यूपी में क्या कुछ किया जा रहा है? देखिएगा, एआई के लिए अभी हमारी सरकार ने एआई प्रज्ञा का कार्यक्रम लाया, जिसमें 10 लाख लोगों को, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं और निजी क्षेत्र के भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, उनको एआई ट्रेनिंग देने का काम सरकार कुछ कंपनीज के साथ मिलकर के एआई प्रज्ञा मिशन के अंतर्गत कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी मिशन गंगा का भी लॉन्च किया था, जिसमें हर गांव में हम एक व्यक्ति को सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ब्रॉडबैंड देंगे, ताकि उसको रोजगार भी मिले, दूसरों को भी रोजगार दे और गांव की तरक्की हो। योगी जी चाहते हैं कि एआई लर्निंग हम स्कूल तक ले जाएं और हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हम स्कूल तक इस लर्निंग को पहुंचाएं। अभी मैं फाइनल नहीं, लेकिन विचार में है कि जो हम बच्चों को विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट दे रहे हैं, उसमें भी हम एआई लर्निंग का कोर्स डाला जाए ताकि हर बच्चे के पास पहुंच जाए। ये हमारे विचाराधीन है, इस पे काम कर रहे हैं। इसका बजट खर्चा देखेंगे कितना बैठता है, तो इसको हम हमारी योजना में। यूपी पॉलिटिकल पावर हाउस देश का पहले से ही है, अब इसको इलेक्ट्रिकल पावर हाउस बनाया जा रहा है जी। तो ये उधर चलते हैं। हाँ, आ जाइए, आप यहाँ से आ जाइए जी। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए। पॉलिटिकल पावर हाउस है, उसको इलेक्ट्रॉनिक का पावर हाउस बनाया जा रहा है। इसके लिए क्या ऐसा, मतलब 2017 के बाद क्या ऐसा किया गया कि अचानक से ही चेंज आ गया? देखिएगा, 2017 के बाद जो एक तो उत्तर प्रदेश, अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, अखिलेश यादव जी का अंतिम बजट जो था वो 3,36,000 करोड़ का था। 3,36,000 करोड़ का बजट था। योगी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है, किसी पहले से चल रहे करों में कोई वृद्धि नहीं की है। इसके साथ हमारी सरकार ने 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया। हमारी सरकार ने कोविड को भी झेला है,
इसी दौरान में कोविड भी हम सब लोगों ने देखा कि 3 बिल्कुल। साल कोविड से प्रभावित रहे। हम्म, हमारी सरकार ने जो शिक्षा मित्र थे उनका वेतन 3-3.5 हजार रुपये था, उसको 18,000 किया है। अनुदेशकों का 2,500 से 16,000 के आसपास किया है। होमगार्डों की तनख्वाह बढ़ाई है। सबको कैशलेस इंश्योरेंस दिया है। मतलब जिनको आवश्यकता जो थी वो हम और बहुत सारी जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य। किसानों के ट्यूबवेल्स के बिल माफ किए हैं। इन सब के बावजूद, इतना करने के बावजूद हमारी सरकार का जो ये इस साल का बजट है वो है 9,12,000 करोड़। बिल्कुल, लगभग 3 गुना, 6,00,000 करोड़ रुपया उनसे अधिक। हर साल रिकॉर्ड बना रहा है। ये कैसे हो गया? ये कहाँ से पैसा आया? ये पैसा आया इन्वेस्टर्स के उत्तर प्रदेश में आने के कारण। इन्वेस्टर्स का आप जब जिक्र कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। कि इन्वेस्टर पहले क्यों नहीं आया? इन्वेस्टर भाग गया यूपी से। यूपी से कोई उत्पादक आना नहीं चाहता था, गुंडों का प्रदेश बना दिया, अपराधी माफियाओं का दबदबा था। तो यहाँ कौन इंडस्ट्री लगाता भाई? कौन बर्बाद होता? इंडस्ट्री लगाने से पहले गुंडे पहुंच जाते थे, सफाई झंडा लेकर के पहुंच जाते थे और लोगों से अवैध वसूली होती थी। तो उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। योगी जी ने अपराध पर पूर्णतः नियंत्रण किया। आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध समाप्त है। अपराध समाप्त हुआ तो एक वातावरण बना जहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था। योगी जी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाई। तो जब इतनी सुविधाएं मिल रही हैं तो यहाँ इन्वेस्टर सारे हैं तो आय बढ़ रही है। आय बढ़ रही है तो बजट 3,36,000 करोड़ से बढ़कर के 9,12,000 करोड़ होगा। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो गई। तो ये सब सरकार ने किया है और ये सामने दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि साल 2027 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? लॉ एंड ऑर्डर? देखिएगा 2027 में विपक्ष समाप्त है। ये वंशवादी परिवारवादी पार्टियां हैं। इनका अपना कोई नकली पीडीए है। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। इसके अलावा कुछ इनके पास इश्यूज नहीं है। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, जो सुशासन आया है, जो लोगों ने एक अच्छी राहत की सांस ली है, लोगों को सुख सुविधाएं दी गई हैं, तो उस सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल रहेगा। कोई सामने टिक ही नहीं पाएगा। आप आईटी मिनिस्टर हैं तो आपसे एक सवाल करना और जरूरी हो जाता है। जी युवाओं को बड़ी उम्मीद रहती है इस मंत्रालय से। जी। और वही युवा जंतर मंतर पे छात्र आंदोलन कर रहे थे नीट परीक्षा लीक को लेकर। इस पूरे आंदोलन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? देखिएगा, ये जो आंदोलन है, ये छात्रों को भड़काने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ विदेशी ताकतों ने, नीट का पेपर लीक हुआ वो दुखद है। सरकार ने तत्काल उसका निदान किया। जो आरोपी थे उनको जेल भेजा और दोबारा से नीट की परीक्षा कराई। तो जो विद्यार्थी थे उन्होंने तो नीट की परीक्षा दी और सेलेक्ट हुए, वो अपना जश्न मना रहे। वहाँ जितने लोग थे आपने भी देखा होगा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो क्या वो तो छात्रों को बदनाम करने के लिए इन कुछ राजनीतिक दलों ने प्रोपेगेंडा किया। उसका एक्सपोजर हो चुका है। सब लोगों ने सोशल मीडिया पर वो रील्स देखी हैं जिसमें किस प्रकार की भाषा का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, उस भाषा का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। बेटियों को किस प्रकार संस्कृति विहीन करके उनकी भाषा को कितना अश्लील और अपवित्र करने का काम किया है। तो वो ये 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100 लोग जो वहाँ थे, ये हिंदुस्तान के छात्रों को बदनाम नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के छात्रों का चेहरा नहीं हो सकते। हालांकि इस आंदोलन का असर तो हुआ, इसकी वजह से सरकार को फैसला लेना पड़ा। नहीं, सरकार ने राष्ट्र हित में फैसला लिया है, नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लिया है। कोई व्यक्ति अपना षड्यंत्र रचने में कामयाब ना हो इसलिए फैसला लिया। इस पूरे आंदोलन का या फिर ऐसे प्रोटेस्ट का, क्योंकि अब खबर आ रही है कि वो लोग चेतावनी दे रहे हैं कि यूपी में भी इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो क्या चुनावी आंदोलन है या फिर ये सच में यूपी में जो आंदोलन की धमकी दी जा रही है या फिर चेतावनी दी जा रही है उसका छात्रों से कोई सरोकार है? उत्तर प्रदेश का छात्र बीजेपी के साथ है। उत्तर प्रदेश का छात्र अपना उज्जवल भविष्य चाहता है और उसका उज्जवल भविष्य का रास्ता केवल भारतीय जनता पार्टी
मोदी योगी की सरकार बना सकती है, इसलिए कोई गलतफहमी का शिकार ना रहे। यूपी, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि यूपी सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेकर चल रही है। जी। पर्टिकुलर सिर्फ आपके डिपार्टमेंट की बात करें कि आपके डिपार्टमेंट का यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में कितना बड़ा रोल है आपके डिपार्टमेंट का, क्या कुछ कर सब रही लोग है? मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ, कोई लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो निवेश आ रहा है वो, और जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है वो आपके डिपार्टमेंट में हो रही है। देखिएगा, निवेश हर तरफ आ रहा है, एमएसएमई में भी आ रहा है, निवेश भारी उद्योग में भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी आ रहा है। मैंने ये कहा कि योगी जी के नेतृत्व में कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ इन्वेस्टर्स ना आ रहे हों। मैं कहा कि हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत ये कहिएगा कि एक चमत्कार हुआ है उत्तर प्रदेश में, जितनी आर्थिक तरक्की की है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की यूनिट लगी, फॉक्सकॉन, दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर कंपनी है फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आई, सिफी ने अपना डेटा सेंटर नोएडा में खोला है, गूगल भी बातचीत कर रही है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे बातचीत मतलब अब हम कह सकते हैं कि बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद यूपी एक नया हब बनने जा रहा है। हमारा प्रयास है कि लोग यूपी का उदाहरण दिया करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में, इसको इसी स्थिति में हम ले जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, ये आपके मिनिस्ट्री से नहीं है, एक कोर पॉलिटिकल सवाल है जी। अखिलेश यादव की हमने बात कर ली, जो मुख्य विपक्ष हैं, राहुल गांधी की बात कर ली, बात असदुद्दीन ओवैसी की करना चाह रहा हूँ। यूपी में बहुत एक्टिव हो गए, आपको क्या लगता है कि उनके यूपी में आने से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा अगर दमदारी से चुनाव लड़े तो? दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर ही सारे इकट्ठे होकर के आ जाओ, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, बाकी अन्य, तो भी भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2027 को लेकर प्रेडिक्शन क्या है आपका, कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी? अभी सीट का तो मैं डिक्लेरेशन नहीं कर सकता, लेकिन 2017 से आगे बढ़ कर के आएंगे। ठीक बात है। चलते चलते कि आखिर में मंत्री जी हम एक रैपिड फायर करते हैं, कुछ एक मैं नाम लूंगा, आपको एक शब्द में उनके बारे में बताना होगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपके मंत्रालय का अब तक का सबसे बड़ा काम ये बता दीजिए। मेरे मंत्रालय का सबसे बड़ा काम ये है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का भारी निवेश हुआ। योगी सरकार का सबसे बड़ा काम? योगी सरकार के तो सारे काम बड़े हैं, सबसे एक बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस प्रकार आपराधिक प्रदेश था, उस आपराधिक प्रदेश को एक कानून का जामा पहना करके कानून के दायरे में लाए, और बीमारू प्रदेश को, आपराधिक प्रदेश को डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बनाया। केंद्र सरकार का बीते 12 सालों में सबसे बड़ा फैसला जो आपको सबसे प्रभावित करता है? धारा 370 हटाना। ठीक बात है। अब कुछ एक मैं नाम ले रहा हूँ, एक एक शब्द में उनके बारे में बस बोल देना। पीएम मोदी, नाम सुनते ही आपके जहन में कौन सा? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष में बहुत ही लोकप्रिय और एक कर्मठ सन्यासी, जिन्होंने दिखाया कि सन्यासी किस प्रकार सरकार चला सकता है। नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी कुछ बोल दीजिए लोकसभा में। भगवान उनको लंबी आयु दे और वो इसी प्रकार स्वस्थ रहे और अपनी जो हरकतें हैं वो करते रहें। सुनील कुमार शर्मा, जो हरी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री सुनील कुमार शर्मा जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD यूपी।